जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक मतलबी और चमचागिरी करने वाला सपोर्टिंग कैरेक्टर हूं, तो मैंने बस हार मान ली। मैं अपनी 7 साल की सौतेली बेटी के साथ एक पेरेंटिंग रियलिटी शो में आया हुआ था, जहां बाकी के डैड्स अपनी बेटियों के लिए बढ़िया और हेल्दी खाना बना रहे थे और उन्हें लाड़ प्यार करने में एकदम नंबर 1 बने हुए थे। अब यहाँ देखो, दूसरी तरफ मैं था जो रात के 12-12 बजे तक वीडियो गेम्स खेलता रहता और फिर सीधे दोपहर तक सोता था। खैर, सीधे तो नहीं सो पाता था, क्योंकि मेरी सौतेली बेटी मुझे 2 बार जगा देती थी। पहली बार जब उसने जगाया तो उसने लंच तैयार कर रखा था और वो मुझे उठकर खाने के लिए कह रही थी। इसके बाद हुआ ये कि इंटरनेट पर हमारा बाप बेटी का ये ड्रामा अचानक से वायरल हो गया। वीडियो पर एक व्यूअर का बड़ा ही मजेदार कमेंट आया, जिसमें लिखा था, तारांकन, ये छोटी सी बच्ची अपने इस बुद्धू पापा का ख्याल रखने के चक्कर में खुद इतनी टेंशन ले रही है। हाँ। तभी वो बच्ची जो दिखने में किसी कांच की गुड़िया जैसी नाजुक थी, वो मुझ पर गुस्से में चिल्लाई, जिससे मेरा सिर भन्ना गया। मैं तुम्हारी दी हुई कोई चीज़ नहीं खाने वाली और न ही तुम्हारा दूध पीने वाली हूँ, सो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। और उसने हाथ मारकर वो सारे स्नैक्स और दूध नीचे गिरा दिया जो मैंने हाथ में पकड़ रखे थे। जैसे ही मेरा सिरदर्द थोड़ा कम हुआ, अचानक मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया। पुरानी दबी हुई यादें एक के बाद एक मेरे दिमाग में दौड़ने लगीं और मुझे सब कुछ समझ आ गया। मैं असल में एक नॉवेल का वही मतलबी सपोर्टिंग कैरेक्टर था। इस सपोर्टिंग कैरेक्टर ने, यानी कि मैंने हर हथकंडा अपनाकर एक बड़ी सीईओ क्लोई एंडरसन से शादी की थी, जिसकी पहले से एक बेटी थी। मगर शादी के 6 महीने भी नहीं बीते थे कि क्लोई और इस कहानी के मेन लीड लियम कार्टर को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों को लगा कि उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। क्लोई ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मेरी सौतेली बेटी सोफी उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर बन गई, ताकि वे तीनों एक हैप्पी फैमिली बन सकें। रही बात मेरी, तो प्यार में अंधा ये सपोर्टिंग कैरेक्टर नफरत से भर गया। मैंने फीमेल लीड को परेशान किया, मेल लीड को फंसाया, अपनी छोटी सी सौतेली बेटी को टॉर्चर किया और आखिरकार मेरा अंत बहुत ही बुरा हुआ। जब मुझे ये सब पता चला तो मेरे होश उड़ गए। मैं तो बस उसी वक्त डिवोर्स देकर उस फीमेल लीड, मेल लीड और सौतेली बेटी से कोसों दूर भाग जाना चाहता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि शादी के तुरंत बाद ही क्लोई किसी बिजनेस ट्रिप पर विदेश चली गई थी और तब से वापस नहीं आई थी। और इस सच्चाई का पता चलने से पहले मैं सोफी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के चक्कर में इस पेरेंटिंग रियलिटी शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। अब हालत ये थी कि मैं और सोफी शो की प्रोडक्शन क्रू के साथ आ चुके थे। अगर मैं अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता तो मुझे भारी जुर्माना भरना पड़ता, और भाई, पैसे गंवाने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं कोई मेहनत नहीं करूंगा और जैसे तैसे शो खत्म होने का इंतजार करूंगा। वो बच्ची जिसने अभी मुझ पर चिल्लाकर स्नैक्स नीचे गिराए थे, वो सोफी ही थी। दिखने में वो किसी नन्ही परी जैसी थी, काली और गोल अंगूर जैसी आंखें, लंबी पलकें और एकदम गोरी सॉफ्ट स्किन। अपनी महंगी पिंक ड्रेस में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन उसका गुस्सा हुबहू उसकी माँ जैसा ही खराब था। वैसे सच तो ये है कि सोफी इस शो में मेरे साथ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैंने उसकी माँ के आगे हाथ पैर जोड़े थे। मैंने क्लोई से कहा था कि मैं सोफी के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता हूँ। वैसे भी क्लोई अपनी बेटी से थोड़ा दूर ही रहना चाहती थी, इसलिए जब मैंने खुद बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी ली तो उसने माँ होने के हक का इस्तेमाल करके सोफी को जबरदस्ती मेरे साथ भेज दिया। नतीजतन पूरे रास्ते सोफी ने मुझे भाव तक नहीं दिया, जबकि मैं बिना किसी शर्म के चमचों की तरह उसके आगे पीछे घूम रहा था। कभी पानी पूछ रहा था, कभी स्नैक्स दे रहा था, जैसे कोई पुराना नौकर हो। पर हाँ, वो जो बाप बेटी का रिश्ता बनाने के लिए इतनी मन्नतें मांग रहा था, वो पहले वाला मैं था, जिसका दिमाग ठिकाने नहीं था। आज का मैं अब समझदार हो चुका था, यह सोचकर ही कि ये लड़की मेरे सामने तो बर्फ की तरह ठंडी रहती है, लेकिन मेल लीड लियम कार्टर को देखते ही पल भर में एक प्यारी, आज्ञाकारी और मासूम परी बन जाती है। मेरा उसके लिए कुछ भी करने का सारा मूड ही खत्म हो गया, चाहे वो मेरी सगी औलाद ही क्यों ना होती। ठीक है, तुमने कहा ना कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, तो अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैंने तुरंत ज़मीन से सारे स्नैक्स उठाए और अपने बैग में रख लिए, फिर जानबूझकर उसका सबसे फेवरेट लाइम फ्लेवर वाला पोटैटो चिप्स का पैकेट निकाला और उसके सामने ही चबाने लगा। सच ही तो है, अगर आप हार मानने के लिए तैयार हैं तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सोफी ने अजीब सा मुंह बनाया, जैसे उसे मेरी बात पर रत्ती भर भी भरोसा ना हो। इस सच के सामने आने से पहले मैं प्यार में अंधा एक नंबर का बेवकूफ़ था। भगवान के दिए इस खूबसूरत चेहरे के दम पर मुझे क्लोई की एंटरटेनमेंट कंपनी में काम तो मिल गया था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसके पीछे भागने में था। अपने करियर को तो मैंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। कई बार मैं शूटिंग छोड़कर बस उससे अचानक मिलने के बहाने ढूंढता रहता था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में मेरी बदनामी हो चुकी थी और ऑनलाइन लोग मुझे जमकर ट्रोल करते थे। प्रोफेशनलिज्म के नाम पर मैं जीरो था, और यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं स्क्रीन पर आया, लाइव चैट में गालियों और गंदे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। धत्त तेरे की, ये बेवकूफ़ यहाँ भी आ गया, जाकर डूब मरो। लाइव चैट में लोग कमेंट्स कर रहे थे, तारांकन, इतना घटिया इंसान मेरे गॉड लियम के साथ स्क्रीन कैसे शेयर कर सकता है? उसके पास खड़ी उस नन्ही सी प्यारी सोफी को देख रहे हो? ये बंदा उसका सौतेला बाप बनने के लिए मरा जा रहा है। मैंने सुना है कि उस छोटी बच्ची का बैकग्राउंड बहुत ही तगड़ा और पावरफुल है। रही बात इस प्रेटी बॉय की कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो भाई, जो जानते हैं वो जानते हैं। रास्ते में सोफी के आगे पीछे मेरी चमचागिरी और इन कमेंट्स ने मिलकर पूरा माहौल ही बदल दिया। कमेंट सेक्शन में लोग मुझे महल की दीवार से भी ज्यादा मोटी चमड़ी वाला बेशर्म मेंढक और न जाने क्या क्या बोल रहे थे। और चूंकि सोफी ने शुरू से ही मुझे पूरी तरह इग्नोर किया था और सिर्फ गुस्सा दिखाया था, इसलिए लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि बच्ची कितनी समझदार और सुलझी हुई है। मैंने मन ही मन एक ठंडी आह भरी, क्या इन लोगों को नहीं दिख रहा कि मैं अब पूरी तरह सुधर चुका हूँ? इसके बाद हुआ ये कि मैंने दूध का एक पैकेट लिया, स्ट्रॉ के ऊपर से प्लास्टिक हटाई और उसे पैकेट में खटाक से चुभो दिया। सोफी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा, उसका छोटा सा मुंह अजीब ढंग से सिकुड़ा और उसके चेहरे पर साफ लिखा था, तुम चाहे जितनी मक्खनबाजी कर लो, मैं तुम्हारा दिया हुआ दूध कभी नहीं पीने वाली। लेकिन स्ट्रॉ डालने के बाद मैंने वो पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया तक नहीं, मैंने चुपचाप खुद ही उसे पीना शुरू कर दिया। ये देखकर उस छोटी सी बच्ची का मासूम चेहरा एकदम फ्रीज हो गया, मानो उसे शौक लगा हो,
उसने सोचा होगा कि पहले की तरह मैं बड़ी मिन्नतें करके उसे दूध दूंगा ताकि स्क्रीन पर एक केयरिंग पिता की इमेज बना सकूं। आखिर जब से हम मिले थे मैं वही तो कर रहा था जो व्यूअर्स मुझे बोल रहे थे, यानी एक नंबर का चमचा जो बस उससे और उसकी माँ को खुश करने में लगा रहता था। पर भाई, किसने सोचा था कि इस बार मैं खुद ही पूरा दूध गटक जाऊंगा। ये देखकर लाइव चैट वाले तो एकदम क्रेजी हो गए। भाई साहब, ये तो बहुत तगड़ा ड्रामा है। वाह, क्या बात है। इस बंदे को अचानक क्या हो गया? क्या ये 7 साल की बच्ची पर माइंड गेम्स खेलकर हार्ड टू गेट बनने की कोशिश कर रहा है? अरे तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो। वहाँ पर पहुंचने के बाद हम अपनी शूटिंग लोकेशन पर आ गए, जो कैटस्किल्स के दूर दराज इलाके में बना एक बेहद खूबसूरत कंट्रीसाइड रिसोर्ट था। सभी गेस्ट्स को एक 3 मंजिला विला में रुकना था और बाकी लोग अभी तक नहीं आए थे। सोफी और मैंने एक एक सोफा पकड़ लिया। वो अपने डॉल्स के साथ खेलने लगी और मैं अपने फ़ोन में लग गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मेरा स्नैक्स खाना अभी भी चालू था। घर से निकलने से पहले सोफी के आगे पीछे मंडराने के चक्कर में मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो अब चिप्स और चिकन विंग्स खत्म करने के बाद मैं बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स और पिस्ते जैसी तमाम चीज़ों पर टूट पड़ा। सोफी बार बार तिरछी नज़रों से मुझे देख रही थी और हर बार देखने पर उसका चेहरा गुस्से से और काला पड़ता जा रहा था। हद तो तब हो गई जब मैंने स्ट्रॉ उठाई और बैग में बची उसकी सबसे फेवरेट यूहू चॉकलेट ड्रिंक की इकलौती बॉटल में छेद कर दिया। अब उससे रहा नहीं गया। वो झटके से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और चिल्लाई, तारांकन, अगर तुम सब कुछ खुद ही खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी? तुम बहुत मतलबी हो प्रिटी बॉय। लाइव चैट फिर से चालू हो गई। लो भाई, सोफी इसके जाल में फंस गई। वो चॉकलेटी लड़का मन ही मन कितना खुश हो रहा होगा। अब देखना, वो सारे स्नैक्स सोफी को दे देगा। उफ, कितनी निराशा हुई। अब सोफी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगेगी। तारांकन, इसमें सोफी की गलती नहीं है। वो कमबख्त लड़का है ही इतना शातिर। 7 साल की बच्ची को ऐसे ललचा रहा है, भला कौन बर्दाश्त कर पाएगा? मैं खुद 19 साल का बच्चा हूँ, मुझसे ही कंट्रोल नहीं होता। मैंने ड्रिंक की स्ट्रॉ को मुंह में दबाया और सोफी से कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरा दिया कुछ नहीं खाओगी। वो बोली, तारांकन, लेकिन मुझे वो अब चाहिए। मुझे वो यूहू दो। मैंने कहा, बहुत देर हो चुकी है। वो तो नक्कर बोली, तारांकन, तुम बड़े हो और मैं बच्ची हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतनी सी ड्रिंक भी नहीं छोड़ सकते? मैंने जवाब दिया, देखो, इस दुनिया में इंसान बनकर जीने का अनुभव मुझे भी नया नया ही है, तो मैं तुम्हारी जिद के आगे क्यों झुकूं? सोफी का चेहरा गुस्से से और लाल हो गया, लेकिन उसका बचकाना ईगो उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वो बोली, तारांकन, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे अपनी सगी बेटी जैसा मानोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ओ, वो तो पहले की बात थी। अब तुम्हारी माँ से शादी करने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि हमारी जमने नहीं वाली। वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं उनसे डिवोर्स लेने की सोच रहा हूँ। तो तुम भी बहुत दिनों तक मेरी बेटी नहीं रहने वाली। सोफी ने तपाक से कहा, तुमने ऐसा कहा है तो अब मुकर नहीं सकते। मैं अभी अपनी मम्मा को फ़ोन करके बताती हूँ कि तुम डिवोर्स चाहते हो। इंटू सच कहूँ तो आजकल के बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और तेज़ होते हैं। उसने पहले मुझे अपनी माँ के सामने कई बार गिड़गिड़ाते हुए देखा था। एक बार तो मैं क्लोई से मिलने के लिए इतना बेताब था कि सुसाइड करने की धमकी तक दे बैठा था। इसलिए उस बच्ची को भी अच्छे से पता था कि मैं उसकी माँ के प्यार में पागल हूँ। जब मैंने डिवोर्स की बात की तो सोफी को लगा कि मैं उसे बस डराने का नाटक कर रहा हूँ। मैंने ड्रिंक की एक चुस्की ली और सिर हिलाते हुए कहा, तारांकन, हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ अभी फ़ोन करो। इंटू सोफी, जिसने इस तरह के कूल जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, एकदम सन रह गई। लाइव चैट भी अचानक से बिल्कुल शांत हो गई। कुछ देर बाद आखिरकार एक कमेंट आया, तारांकन, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का कोई गेम खेल रहा है या डिवोर्स की झूठी धमकी दे रहा है। शो पर डिवोर्स की बात करना, क्या ये सच कह रहा है? क्या ये वाकई उस अमीर घराने की शादी को छोड़ने के लिए तैयार है जिसमें शामिल होने के लिए इसने इतनी चमचागिरी की थी? लगता है इसके दिमाग का कचरा आखिरकार साफ हो गया है। लेकिन बच्चे के सामने ऐसी बातें करना बहुत गलत है। अरे इसमें क्या बड़ी बात है? वो सिर्फ सौतेला बाप है और सोफी वैसे भी उसे पसंद नहीं करती। वो तो खुश होगी कि डिवोर्स की बात हो रही है। चाहे जो हो जाए, मैं इस बंदे को कभी पसंद नहीं कर सकता। तभी विला के बाहर किसी के आने के कदमों की आवाज़ गूंजी और लाइव चैट में जैसे भूचाल आ गया। लेकिन इस बार नए कमेंट्स मेरे या सोफी के बारे में नहीं थे। पूरी स्क्रीन पर बस एक ही नाम फ्लैश हो रहा था, लियम कार्टर। लो भाई, सबका दिल धड़काने वाला हीरो आ गया। आह, ये कितना हैंडसम है। मैं इसकी नाक के ब्रिज पर झूला झूलना चाहती हूँ। आखिरकार मेरे लियम की झलक मिल ही गई। OMG, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। स्क्रीन चूमने का मन कर रहा है। गोरे चिट्टे लेकिन एकदम दुबले पतले लियम कार्टर ने विला में एंट्री ली। उनके एक हाथ में एक बड़ा सा बैकपैक और भारी सूटकेस था और दूसरे हाथ में एक बेहद प्यारी 5 साल की बच्ची थी। लियम ने मुस्कुराते हुए मुझे हेलो कहा और अपना सामान नीचे रखने के बाद उस छोटी बच्ची आवा को बड़े प्यार से उठाकर सोफे पर बिठा दिया। वैसे इस सीजन में लियम इकलौते ऐसे गेस्ट थे जो अकेले आए थे और उनके साथ जो बच्ची थी वो कोई स्टार किड नहीं थी। डायरेक्टर ने आवा को उसकी खूबसूरती और समझदारी की वजह से खुद इस शो के लिए चुना था। इसके बाद हुआ ये कि लियम ने अपने बैकपैक की जिप खोली, उसमें से यूहू ड्रिंक का एक पूरा पैक निकाला और सीधे सोफी की तरफ बढ़ गए, जो अभी भी मुझे गुस्से से घूर रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन सोफी, मैं रास्ते में तुम्हारी फेवरेट यूहू ड्रिंक लेकर आया था, ये लो तुम्हारे लिए। वो सोफी के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उसे बरसों से जानते हों। वैसे मुझे इस बात का जरा भी अचरज नहीं हुआ क्योंकि नॉवल की कहानी में बिल्कुल ऐसा ही लिखा था। लेकिन सोचो, अगर मेरा दिमाग ठिकाने ना आया होता तो मैं उसी वक्त गुस्से से फट पड़ता। दरअसल बात ये थी कि शो पर आने से पहले मुझे किसी ने एक गुमनाम लिफाफा भेजा था जिसमें क्लोई की कार में लियम की तस्वीरें थी और एक फोटो में क्लोई उसे गले लगा रही थी। लियम भी क्लोई की ही एंटरटेनमेंट कंपनी का एक टॉप क्लास एक्टर था, लेकिन वैसे दोनों कभी भी पर्सनली एक दूसरे से मिलते हुए नहीं दिखते थे। अचानक ऐसी तस्वीरें मिलने पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन यहाँ शो पर आकर जब मैंने देखा कि लियम हमारी सोफी को कितने अच्छे से जानता है तो कहानी एकदम बदल गई। वैसे सोफी को यह बताने में हमेशा शर्म आती थी कि उसे यूहू ड्रिंक कितनी पसंद है,
किताब की असली कहानी में मैंने बिना सोचे समझे उन तस्वीरों पर यकीन कर लिया था कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और बस यहीं से विलन बनकर खुद को बर्बाद करने का मेरा सफर शुरू हुआ था। उस वक्त मैंने सोफी को उसकी दी हुई ड्रिंक पीने से मना कर दिया होता, पर मैं उसे जितना रोकता वो उतनी ही जिद पर अड़ जाती, जिससे वहां बड़ा ड्रामा होता और लोग मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगते। लेकिन भाई अब मैं जाग चुका था। जब लियम खुद सोफी के साथ फुटेज बटोरना चाहते थे तो मैं चुपचाप कैमरे के फ्रेम से बाहर निकल गया। मैं एक तरफ हट गया, अपनी ड्रिंक पीता रहा और फोन स्क्रॉल करने लगा। दूसरी तरफ लाइव चैट तो पूरी की पूरी लियम की तारीफों से पट गई थी। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि लियम रियल लाइफ में इतना केयरिंग और जेंटलमैन है। तारांकन, मैं रास्ते में लाइव स्ट्रीम देख रही थी और मैंने देखा कि सोफी को यूहू चाहिए था। आते ही उसने बच्ची को खुश कर दिया। सच कहूं तो अगर सोफी का सौतेला बाप इस बुद्धू चॉकलेटी लड़के के बजाय हमारा प्यारा और हैंडसम लियम होता तो ये फैमिली फ्रेम कितना सुंदर और प्यारा लगता। मैं तो अभी से लियम और सोफी की इस बाप बेटी वाली जोड़ी की फैन होती जा रही हूँ। एक कानूनी तौर पर शादीशुदा पति के सामने लोग ऐसी बातें कर रहे थे, वे दुआ कर रहे थे कि कोई दूसरा मर्द उसकी जगह ले ले। अब भला बताओ असली बुद्धू कौन था जो ऐसी बेहुदा बातें कर रहा था? खैर, इसका मतलब न सोफी गलत थी न लियम गलत था, बस एक मैं ही था जिसकी किस्मत खराब थी। सोफी और लियम जो कुछ भी करते लोग उनकी तारीफ करते और गाली सिर्फ मुझे पड़ती। चलो कोई बात नहीं, मैं प्यार में अंधा एक बेवकूफ़ था तो मैं इसी के लायक था। खींचकर मैंने अपने फ़ोन में एक गेम चालू कर लिया। मैं पहले ही सबसे दूर आकर बैठ गया था, लेकिन तभी अचानक कोई भारी चीज़ मेरी गोद में आकर गिरी। लियम ने वो यूहू का पैकेट मेरी तरफ उछाल दिया था। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे और बड़े प्यार से बोले, तारांकन, सोफी इसे लेने में थोड़ी शर्मा रही है, तुम इसे रख लो और बाद में उसे दे देना। उनकी आवाज़ भले ही मीठी थी लेकिन आंखों में साफ तौर पर मेरे लिए नफरत दिख रही थी। मैंने हैरान होकर सोफी की तरफ देखा तो वो भी मुझे घूर रही थी। इस छोटी चुड़ैल को क्या हो गया था भाई? ये अचानक स्क्रिप्ट से बाहर क्यों जा रही थी? तभी लियम ने मुझ पर तंज कसा, तारांकन, ईथन तुम बड़े हो, तुम्हें एक बच्चे के स्नैक्स छीनने जैसी बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा था तो थोड़ा सब्र रखते और शो खत्म होने के बाद खुद के लिए खरीद लेते। लाइव चैट वाले तो जैसे इसी ताक में बैठे थे। लियम ने क्या सही क्लास लगाई है इसकी। ये बंदा कितना भुक्खड़ है यार, बच्चे के स्नैक्स चुरा रहा है। सच में सुअर है क्या? इस बंदे को फुटेज दे ही क्यों रहे हैं? इससे अच्छा तो हमारे रॉकस्टार लियम को दिखाते रहो। मैंने चुपचाप वो पैकेट उठाया और सीधे सोफी के हाथों में थमा दिया। तारांकन, ये लो, ये सब तुम्हारा ही है। और सुनो, अगर ये खत्म हो जाए तो इन्हीं से मांग लेना। मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे लिए और भी खरीद कर लाएंगे। ये सुनते ही लियम की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बड़े लाड़ से सोफी के सिर पर हाथ रखा, जैसे उनके अंदर का सगा बाप जाग गया हो। तारांकन, बिल्कुल सोफी, जब भी तुम्हारा मन करे बस अपने लियम अंकल को बताना, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुकान खरीद दूंगा। मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और विला से बाहर निकल गया। भाई, मैं तुम लोगों से जीत तो नहीं सकता, पर कम से कम वहां से दूर तो जा ही सकता हूं ना। वैसे आज के दिन का कोई ऑफिशियल टास्क नहीं था। आज का मेन काम बस गेस्ट्स के आने जाने के सफर को कैप्चर करना था। जो लोग जल्दी आ गए थे, क्रू ने उनके खाने पीने का इंतजाम कर रखा था, सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट के हिसाब से कोई नाटक नहीं किया और बस पूरे दिन आलसियों की तरह फोन में गेम खेलता रहा। उधर सोफी पूरा समय लियम और अवा के साथ मजे करती रही। देखते ही देखते शाम हो गई और तब तक बाकी के सारे गेस्ट्स भी वहां पहुंच चुके थे। कमरों के लिए पर्चियां डाली गईं और किस्मत से मेरा और सोफी का कमरा लियम के ग्रुप के ठीक बगल में निकला। हर कमरे में 2 बेड लगे हुए थे। मैं तो पूरे दिन बस गेम ही खेलता रहा था, इसलिए हाथ मुंह धोने के बाद मैं सीधे बेड पर लेट गया और फिर से गेम चालू कर दिया। रात के 10:30 बजे सोफी कमरे में वापस आई। मैंने बिना अपना गेम रोके या ऊपर देखे बस ऐसे ही पूछ लिया, तुम वापस क्यों आ गई? वैसे नॉवल की कहानी के हिसाब से जब लियम ने आकर उसे वो यूहू ड्रिंक दी थी तो सोफी को उस जेंटलमैन मेल लीड से इंप्रेस हो जाना चाहिए था। उसे पूरा दिन लियम के आगे पीछे घूमना था और मन ही मन उसे अपना पापा बनाने के सपने देखने थे। और चूंकि मुझ जैसे विलन सपोर्टिंग कैरेक्टर ने इस बार कोई टांग नहीं अड़ाई और न ही उसे जबरदस्ती वापस घसीटा, तो उसे मुझे पूरी तरह भूलकर उन्हीं के कमरे में सो जाना चाहिए था। फिर भला ये खुद ब खुद वापस क्यों आ गई? मेरे पूछने के बाद सोफी काफ़ी देर तक चुपचाप खड़ी रही। मैंने गेम से ध्यान हटाकर ऊपर देखा तो वो छोटी बच्ची मेरे बेड के सामने खड़ी थी। उसने अपनी नन्ही मुट्ठियां भींच रखी थीं और उसका मासूम चेहरा गुस्से से तना हुआ था। वो मुझे ऐसे घूर रही थी मानो मैं उसका कोई गुनहगार हूँ। मैं सोच में पड़ गया। तारांकन, क्या हुआ भाई? किसी ने तुम्हारे पैसे मार लिए हैं क्या? और तुम वहां मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? यह मेरा बेड है, तुम क्यों चाहती थी कि मैं कहीं और सोऊं? तभी वो छोटी बच्ची गुस्से में चिल्ला उठी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। तारांकन, तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। वो अवा इतनी छोटी और बचकानी है, मुझे पूरा दिन उसके साथ खेलना पड़ा। मुझे लगा था कि तुम मुझे लेने आओगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपने इस फालतू गेम की पड़ी है। और तुमने मुझे एक अजनबी की दी हुई यूहू ड्रिंक क्यों पीने दी? तुम्हें डर नहीं लगा कि उसमें जहर भी हो सकता था? ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। भाई, मुझे नहीं लगता कि बात इतनी आगे बढ़ सकती थी। वो आगे बोली, तारांकन, मेरी टीचर ने सिखाया है कि अजनबियों से खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तुम मेरे सौतेले पापा हो, फिर भी तुमने मुझे रोकने की कोशिश तक नहीं की। तुम खुद को सौतेला पापा कैसे कह सकते हो? मैंने कहा, लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था ना। वो बात काटते हुए बोली, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे सौतेले पापा ही हो। इतना चिल्लाने के बाद वो गुस्से में पैर पटकती हुई शॉवर लेने चली गई। मैं एकदम हैरान परेशान था कि अचानक इसके तेवर इतने कैसे बदल गए। ये तो मुझसे नफरत करती थी ना कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ। मुझे लगा कि बॉस, पक्का मुझसे कुछ मिस हुआ है, इसलिए मैंने गेम पॉज किया और फ़ोन पे लाइव स्ट्रीम को रिप्ले करके देखने लगा।
तब मैंने देखा कि लियम ने जो यूहू का पूरा पैकेट सोफी को दिया था उसने पूरे दिन उसमें से एक घूंट भी नहीं पिया था। वो अवा के साथ डॉल से खेल तो रही थी पर साफ दिख रहा था कि उसका ध्यान कहीं और ही था। लियम ने उससे बात करने की कई कोशिशें की पर उसने कोई भाव नहीं दिया और उनके दिए खाने पीने के सामान को हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ तक कि हमारे कमरे में आने से ठीक पहले वो सारे स्नैक्स और यूहू की बोतलें लियम को वापस लौटाकर आई थी और उसने बड़े सलीके से कहा था, आपकी अच्छाई के लिए थैंक यू, लेकिन मेरी टीचर ने कहा है कि बच्चों को अजनबियों से चीजें नहीं लेनी चाहिए। ये सुनते ही लियम का चेहरा वहीं के वहीं उतर गया। तारांकन, सोफी, तुम्हारी मम्मा और मैं बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम अजनबी नहीं हैं। सोफी ने जवाब दिया, मेरी मम्मा कहती हैं कि एक शादीशुदा औरत किसी कुंवारे मर्द की बहुत बहुत अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। आप और मेरी मम्मा पहले अच्छे दोस्त रहे होंगे लेकिन अब वो शादीशुदा हैं, इसलिए आप अब उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते, सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड रह सकते हैं, वरना मेरे सौतेले पापा बुरा मान जाएंगे और अगर वो नाराज हो गए तो मम्मा मुझे डांटेगी। आज मेरा ख्याल रखने के लिए फिर से थैंक यू, गुड नाइट, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तू जाने से पहले सोफी ने बकायदा लियम के सामने सिर झुकाकर नमस्ते भी किया। लियम का चेहरा उस वक्त इतना उतर चुका था कि कैमरामैन को मजबूरी में कैमरा दूसरी तरफ घुमाना पड़ा, जिससे मैं उसका वो मजेदार रिएक्शन देखने से चूक गया। लेकिन मानना पड़ेगा, सोफी की इस छोटी सी स्पीच ने कमेंट सेक्शन का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। लोग कमेंट्स करने लगे, तारांकन, वाह क्या कमाल की बच्ची है, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। सोफी की बातें सुनकर लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल फालतू में बर्बाद कर दिए। मैं तो एक बच्चे जितनी भी समझदार नहीं हूँ, मैं तो बिना बात के ही दूसरे बंदे की जोड़ी बनाने में लगी थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। भले ही मैंने सोफी की मम्मा को कभी नहीं देखा पर मुझे इस लेडी से प्यार हो गया है। सिर्फ लाइव चैट वाले ही नहीं बल्कि मैं खुद सोफी का यह रूप देखकर दंग रह गया था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पर मैं अब भी उलझन में था। कहानी के मुताबिक तो सोफी को हर मोड़ पर मेरा विरोध करना था और लियम के साथ बिल्कुल सगे बाप बेटी की तरह घुल मिल जाना था। फिर ये अचानक ऐसा पासा कैसे पलट गया? क्या इसलिए क्योंकि मैं खुद विलन नहीं बना और मैंने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया? वैसे बच्चों का ये विद्रोही रूप, रिबेलियस फेस तो टीनेज में आता है ना? क्या ये 7 साल की उम्र में ही शुरू हो सकता है? या फिर इसलिए क्योंकि मैंने उसे रोका नहीं बल्कि लियम के पास जाने के लिए पूरा सपोर्ट किया तो उसने जिद में आकर मुझसे ही चिपकना शुरू कर दिया? ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाई इफेक्ट अपना काम कर चुका था और अब आगे की पूरी कहानी बदलने वाली थी। इसके बाद हुआ ये कि सोफी नहाकर क्रीम कलर के कॉटन पजामा सेट में बाहर आई। वो एकदम फ्रेश लग रही थी पर उसके चेहरे के हाव भाव अभी भी ठीक नहीं थे। उसके गुलाबी गाल गुस्से से फूले हुए थे। वो अपने बेड की तरफ बढ़ी और उसने मुझे इस तरह देखा मानो कह रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी गलती है? और उसका चेहरा कह रहा था कि तुम चाहे माफ़ी भी मांग लो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली। बिल्कुल एक घमंडी छोटी राजकुमारी की तरह। उसकी ये नौटंकी देखकर समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। वो बेड पर लेटी, मेरी तरफ पीठ की और कंबल को सिर तक तान लिया। मैंने एक ठंडी सांस भरी, बेड से उठा और अपने बैग में से एक लिमिटेड एडिशन डॉल निकाली जिसे लेकर मैं उसके पास गया। मैंने बड़े प्यार से कहा, तारांकन, तुम रोज़ सोने से पहले इसके साथ खेलती हो ना? ये लो, मैं इसे तुम्हारे लिए ही साथ लाया था। सोफी ने गुस्से में एक ठंडी सांस ली और कुछ सेकंड्स तक मुझे पूरी तरह इग्नोर किया पर आखिर में उसने हाथ बढ़ाकर मुझसे वो डॉल छीन ही ली और उसके साथ खेलने लगी। मैं उसके बेड के कोने पर बैठ गया और बोला, देखो, तुमने खुद भी तो देखा है ना, तुम्हारी मम्मा हमेशा मेरे साथ कितनी रूखी रही हैं। हमारी शादी के बाद भी सारा काम सिर्फ मैं ही करता हूँ। अब मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। मैं अब उनके पीछे और नहीं भागना चाहता। अब मैं बस जी तोड़ मेहनत करना चाहता हूँ और खूब सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हारी मम्मा और मैं अलग भी हो जाते हैं और मैं तुम्हारा सौतेला पापा नहीं रहता, तब भी अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो तो। तभी वो छोटी बच्ची बात काटते हुए बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? ये कहते ही उस छोटी सी बच्ची के गाल और कान के किनारे एकदम लाल हो गए। ये देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैंने बड़े प्यार से उसके ऊपर ढके कंबल को थपथपाया। तो ये बात पक्की रही, अब तुम आराम से खेलो दोस्त, और जब थक जाओ तो सो जाना। मैं अभी गेम के कुछ और राउंड्स खेलूंगा। सोफी मुझे ऐसे देखने लगी मानो उसका पूरा दिमाग ही घूम गया हो कि ये क्या अजीब बात हो गई। मैं वापस अपने बेड पर आया, लेटा और अपना फ़ोन चालू कर लिया। लाइव चैट वाले फिर से मज़े लेने लगे। लो भाई, दोस्त, मेरी जूती, फ्रेंड्स मायास। आज से 20 साल बाद सोफ़ी की शादी में वो भीड़ में बैठे एक सफ़ेद बालों वाले आदमी की तरफ इशारा करके कहेगी, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। भले ही सोफ़ी यहाँ कितनी मासूम और उलझी हुई दिख रही है पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। हा, पहले मुझे हंसने की इजाज़त दो। हा। इसके बाद मैंने जाकर कैमरे को ढक दिया। भले ही ये एक लाइव स्ट्रीम शो था पर रात के वक्त हमें कैमरे को कवर करने की इजाज़त थी। कमेंट सेक्शन में लोग चिल्लाने लगे, अरे इसे मत ढको, मत ढको, हमें और देखना है, प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं पूरी रात जागकर इस प्यारी बच्ची और इस बिग गूफबॉल को देखना चाहती हूँ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब मैंने देखा कि मेरे स्ट्रीम पर व्यूअर्स की बाढ़ आती जा रही है तो मैं एकदम सोच में पड़ गया। भला ये लोग अपने चहेते और दिल धड़काने वाले स्टार लियम को छोड़कर मुझ जैसे बदनाम और फ्लॉप इंसान को देखने के लिए पूरी रात क्यों जाग रहे हैं? और ये लोग किस बड़े बुद्धू की बात कर रहे थे मेरे बारे में? भाई, इन लोगों का टेस्ट ही खराब है। मैं तो एकदम सुलझा हुआ और अक्लमंद इंसान हूँ। खैर, मुझे ये मानना पड़ेगा कि जब से सोफ़ी कमरे में वापस आई थी, लाइव चैट के कमेंट्स पहले से काफ़ी नॉर्मल हो गए थे। मैं अपना गेम खेलता रहा और उधर सोफ़ी अपनी डॉल को 2 नई ड्रेसेस पहनाकर तैयार करती रही और फिर सोने चली गई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम नहीं सोने वाले? मैंने कहा, बस ये राउंड खत्म करके। लेकिन भाई, एक राउंड खत्म होने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा और फिर चौथा। उसे डिस्टर्ब ना हो
इसलिए मैंने कंबल को अपने सिर तक ढक लिया, पर अंदर स्क्रीन की वजह से भाप जमने लगी, तो मैंने कंबल में हवा आने के लिए एक छोटा सा छेद किया और गेम खेलता रहा। रात के 12 बज चुके थे। सोफी फिर बोली, आधी रात हो गई है, तुम अभी तक गेम क्यों खेल रहे हो? मैं गेम के एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे था और मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उसे फुसलाने की कोशिश की, बस एक आखिरी राउंड दोस्त, फिर पक्का सो जाऊंगा। वो तुनक कर बोली, तुमने 1 घंटे पहले भी यही कहा था दोस्त, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? मैंने कहा, याद करो, आज सुबह जब तुम अपनी डॉल्स के साथ खेल रही थी तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें परेशान न करूं? वो बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा, देखो, हमें दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए, इसलिए अब तुम मुझे परेशान मत करो और चुपचाप सो जाओ, समझे? वो बुदबुदाई, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पूरी रात जागकर डॉल्स के साथ नहीं खेल रही थी। मानना पड़ेगा, बच्ची की बात में दम था। इसके बाद हुआ ये कि मेरी आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही सोफी फिर से मेरे सिर पर खड़ी थी। चलो उठो और चलकर ब्रेकफास्ट बनाओ। शो वालों ने आज खाना नहीं दिया है, सिर्फ सामान दिया है, हमें खुद ही खाना पकाना होगा। मैं गेम खेलने और एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर अपनी इस उलझी हुई बकवास जिंदगी के बारे में सोचने के चक्कर में रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मुझे नहीं पता कि कितना वक्त बीता जब सोफी ने मुझे दोबारा जगाया। अगर हम अभी नहीं गए तो बाकी के ग्रुप सारा सामान उठा ले जाएंगे। मैंने नींद में ही कहा, तो फिर रहने दो, मैं नाश्ता छोड़ दूंगा, तुम जाकर किसी दूसरे ग्रुप से थोड़ा खाना मांग लो। सोफी वहां से चली गई, पर इससे पहले कि मैं दोबारा सो पाता वो फिर वापस आ गई। चलो उठो, मैंने नाश्ता बना दिया है और तुम्हें ये पूरा का पूरा खाना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, लड़की बड़ी पक्की जिद की थी। वहां पर पहुंचकर जैसे ही मैं डाइनिंग रूम में गया, मेरा ध्यान अभी भी अपने फ़ोन पर था, लेकिन टेबल पर देसी और विदेशी, ईस्ट मीट्स वेस्ट नाश्ते का इतना भारी भरकम इंतजाम देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, खासकर लियम और आवा के सामने। वहाँ ताज़े बने डम्पलिंग्स, हाथ से बने नूडल्स, अभी अभी बेक किए गए एग टार्ट्स, छिला हुआ पोमेलो और कलाकृति की तरह सजाई गई फ्रूट प्लेटर रखी थी। बाकी के पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों के लिए बढ़िया नाश्ता तैयार किया था। एक पेरेंट ने कहा, लियम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अकेले इतने कम समय में इतनी सारी स्वादिष्ट चीज़ें बना सकते हो। लियम ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने होंठ भींचे। मैं बचपन से ही खाना बना रहा हूँ, इसलिए मुझे इसकी आदत है। दूसरे पेरेंट ने पूछा, तो लियम, तुम आज पक्का बहुत जल्दी उठ गए होगे ना? मुझे तो सिर्फ एक सैंडविच और फ्रूट वेजिटेबल सलाद बनाने में ही पूरा 1 घंटा लग गया, और सुबह 6:30 बजे उठने के बावजूद मैं बमुश्किल इसे समय पर बना पाया। मेरी तो आदत ही छूट गई है। लियम बोले, जी, मैं सुबह 4 बजे उठ गया था। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं उन्हें सबसे बेस्ट चीज़ें देना चाहता हूँ। मुझे खाना पकाने का भी शौक है और ये सब वो चीज़ें हैं जो आवा को बहुत पसंद हैं और उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। जब मेरे खुद के बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए भी अक्सर ऐसा ही करूँगा। लाइव चैट वाले तो फिर से दीवाने हो गए। मुझे लियम से प्यार हो गया है। उफ, मैं उस पर मरती हूँ। मुझे भी लियम जैसा ही हुनरमंद पति चाहिए। उसके बच्चे कितने लकी होंगे। मैं खुद उसकी बच्ची बनना चाहती हूँ। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। लोगों ने आगे कमेंट्स किए, पर फिर भी नाश्ता बनाने के लिए सुबह इतनी जल्दी उठना क्या थका देने वाला नहीं है? जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए थोड़ी सी नींद कुर्बान करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर तुम खुद लियम जैसे पेरेंट बनने के बजाय उसकी बच्ची बनने की बात क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ नाश्ते के लिए रोज़ सुबह इतनी जल्दी कभी नहीं उठ सकती। लो भाई, इस वजह से मुझे शादी और बच्चों के नाम से डरने की एक और वजह मिल गई। भला प्यार का मतलब खुद की बलि देना क्यों होना चाहिए? अगर प्यार का इकलौता रूप यही है तो भाई मुझे इससे बाहर ही रखो। मैं जिंदगी भर सिंगल रहना पसंद करूंगा। उधर सोफी ने मेरे लिए टोस्ट सेक दिया था और दूध गर्म कर दिया था। मैंने सुबह सुबह नाश्ता बनाने की पेरेंट्स की उस लंबी चौड़ी चर्चा को पूरी तरह इग्नोर किया। टेबल पर बैठा और सोफी ने मुझे जो नाश्ता खत्म करने का मिशन दिया था उसे फटाफट पूरा कर लिया। ये देखकर लाइव चैट का माहौल फिर बदलने लगा। मुझे अचानक ईथन का ये आलसी और बिंदास पेरेंटिंग स्टाइल काफी पसंद आने लगा है। मैं तो इसकी फैन होती जा रही हूँ। मुझे भी इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो ख्याल भी रखता है और मजे करने के वक्त पूरा मजाक भी करता है। एकदम रिलैक्स और खुशहाल माहौल है जो कि बहुत बढ़िया है। मैं भी आपके साथ हूँ क्योंकि मैं भी उतनी ही आलसी हूँ जितनी कि ये। हा। चलो भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हुआ ये कि सोफी ने कल जो कुछ भी कहा था उसकी वजह से लियम थोड़े शर्मिंदा थे और आज वो उसके ज़्यादा करीब नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अवा को सोफी के साथ खेलने के लिए भेजा और सोफी को अपने आलिशान नाश्ते में शामिल होने का न्योता भी दिया, जिसे सोफी ने बड़ी शालीनता से मना कर दिया। वैसे ये एक बड़े ही आराम से चलने वाला रियलिटी शो था और चूंकि इसमें कई रईस खानदान के गेस्ट्स आए थे, इसलिए डायरेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल बनाए। शो के टास्क ज़्यादातर बस खाने पीने और खेलने तक ही सीमित थे। सच तो ये है कि आज सुबह का कोई टास्क था ही नहीं। ये देखकर कि पेरेंट्स सुबह इतनी जल्दी उठ गए थे, डायरेक्टर ने अपनी हमेशा वाली चमचागिरी दिखाते हुए गेस्ट्स को थोड़ा आराम करने का मौका दे दिया। मगर जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, सारे पेरेंट्स जिनके लीडर हमारे लियम बने हुए थे, अपने बच्चों के लिए लंच की तैयारी करने फिर से किचन में घुस गए। जल्द ही बाकी सबकी तरह मैं भी बहुत बिजी हो गया अपनी अधूरी नींद पूरी करने में। तभी सोफी ने मुझे रोक लिया। क्या हम लंच नहीं बनाने वाले? मैंने कहा, बस एक छोटी सी झपकी लेने के बाद बनाऊंगा। वो बोली, सच में? मैंने कहा, भरोसा रखो दोस्त, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की होने वाली शादी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं पक्का 1 घंटे में उठकर लंच बना दूंगा। सोफी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरी मम्मा से पहले तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड्स भी थीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे चकमा देकर चुपचाप अपने कमरे की तरफ भाग निकला। लाइव चैट वाले फिर शुरू हो गए। बच्ची, तुम बेवकूफ़ बन गई। मैं अपनी पूरी जमा पूंजी की शर्त लगा सकता हूँ कि ये जिस एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है वो सोफी की मम्मा ही है। तुम जीत गए भाई।
ईथन ने पहले एक शो में कहा था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड रही है, उसका पहला प्यार, जो अब उसकी वाइफ है, यानी सोफ़ी की मम्मा। हाहा, चलो, कम से कम कोई तो मुझे समझता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। लंच के लिए सोफ़ी ने एक सिंपल सा नूडल सूप बनाया और उसे मुझे बेड से खींचकर उठाने के लिए पूरे 4 बार आवाज़ लगानी पड़ी। जब मैं नूडल्स खा रहा था तो मुझे सोफ़ी से आंखें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। वो मुझे डांटते हुए बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा से डिवोर्स मांगने की? तुम कितने आलसी हो। अगर तुम अकेले रहे और तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई ना हुआ तो तुम घर में ही भूख से मर जाओगे। मैंने मन ही मन सोचा, ऐसा बिल्कुल कतई और कभी नहीं होने वाला। जब मैं आलस नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं असल में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। वैसे भी पिछले 6 महीनों से क्या मैं वो इंसान नहीं था जो रोज़ सुबह सबसे पहले उठकर तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाता था? लेकिन इस वक्त मेरी पोजीशन इतनी खराब थी कि मुझ में पलटकर बहस करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने चुपचाप सिर झुकाया और नूडल्स खाने लगा। लाइव चैट पर फिर वही पुराना कमेंट फ्लैश होने लगा, ये छोटी सी बच्ची अपने इस बुद्धू पापा का ख्याल रखने के चक्कर में खुद इतनी टेंशन ले रही है। लोग लिखने लगे, ऊपर वाला कमेंट बिल्कुल 100% सच है, हाहा, इसे देखने के चक्कर में अभी मेरे पापा ने मुझे पीटा है। जब मैं अपने कमरे में आया और स्ट्रीम देखकर जोर से हंसा तो पापा को लगा कि मैं उनके सामने अकड़ रहा हूँ और उन्होंने आकर मुझे फिर से कूट दिया। रोने वाला इमोजी। मेरे पापा तो और भी खतरनाक हैं। उन्होंने मुझे लात मारी और चिल्लाते हुए पागल कहा, क्योंकि मैं इस आलसी बंदे को देखने के चक्कर में वो कपड़े टांगना ही भूल गया जो उन्होंने कहे थे। अब उनमें से बदबू आ रही है और उन्हें दोबारा धोना पड़ेगा। तुम्हें अपने पापा को ये स्ट्रीम दिखानी चाहिए ताकि वो इस बंदे से रिवर्स आलसी पेरेंटिंग स्टाइल, उल्टा बच्चों से काम कराने का तरीका सीख सकें। काश मेरी भी ऐसी बच्ची होती। देखो कितनी समझदार है ये बच्ची, तुमसे कहीं ज्यादा मेहनती और भरोसेमंद है। वहां पर देखो। इन कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आलसी कहने की? जब मैं सोफ़ी और उसकी माँ का ख्याल रखता था तो मैं बहुत एक्टिव रहता था। अगर हालात ऐसे न होते तो मैं ज़िंदगी भर उनका ख्याल रखना चाहता था। पर खैर छोड़ो, जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है उसके लिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नूडल्स देखने में भले ही सिंपल थे लेकिन उनका स्वाद बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि सोफ़ी ने इसे बनाने के लिए एक दूसरे डैड से थोड़ा गाढ़ा चिकन सूप ब्रॉथ उधार लिया था। असल में क्लोई सिर्फ अपने काम को लेकर ही सख्त नहीं थी, बल्कि वो इस बच्ची को लेकर भी हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। सोफ़ी अपनी पढ़ाई या अपनी हॉबीज़ में ज़रा भी ढील नहीं दे सकती थी, और भले ही उनके घर में रोज़ के कामों के लिए नौकर चाकर थे, फिर भी क्लोई ने उसे हर स्थिति के लिए तैयार रहना, खुद का ख्याल रखना, आत्मनिर्भर बनना और दूसरों पर ज़्यादा निर्भर न रहना सिखाया था। मैंने सुना था कि जब सोफ़ी सिर्फ 3 साल की थी और उसका हाथ स्टोव तक पहुंचता भी नहीं था, तब उसकी माँ ने उसे किचन में जाकर खाना पकाना सीखने का ऑर्डर दिया था। पहली बार उसके हाथ के बने इतने स्वादिष्ट नूडल्स खाते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि ऐसी बेटी होना सचमुच बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन ये ख्याल मेरे दिमाग में पूरी तरह आ भी नहीं पाया था कि मैं खुद ही अपने इस विचार से चौंक गया। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उन लोगों से दूर रहूंगा। मैं सिर्फ एक बार के नाश्ते और एक बार के लंच की वजह से अपना इरादा नहीं बदल सकता था। मन ही मन मैंने खुद से कहा, तारांकन डटे रहो ईथन, तुम ये कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हुआ ये कि उसी शाम डायरेक्टर ने हमारे फ़ोन पर एक टास्क भेजा। टास्क था शहर की एक लोकल मशहूर फूड स्ट्रीट खाने पीने की गली पर जाना। लेकिन भाई, इस टास्क के बाद लियम, जो पहले मुझसे सिर्फ बेरुखी से पेश आ रहा था, अब मुझे ऐसे देखने लगा मानो वो मेरा खून ही कर देगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टास्क के आधे रास्ते में ही मेरे व्यूअर्स की गिनती, जो पहले उससे बस कुछ हज़ार ही पीछे थी, टास्क खत्म होने तक उससे दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी थी। सच कहूँ तो मैं खुद हैरान था। वो एक A-लिस्ट एक्टर था। उसके फॉलोअर्स की संख्या के आखिरी के कुछ आंकड़े ही मेरे पूरे फैन बेस को कुचलने के लिए काफ़ी थे। उसने इस शो का जमकर प्रमोशन किया था और शो शुरू होने के बाद से ही उसके लाखों फैंस उसकी लाइव स्ट्रीम पर डेरा डाले हुए थे। कायदे से देखा जाए तो सोफ़ी और मैं चाहे जितने भी पॉपुलर हो जाते, हम उससे आगे नहीं निकल सकते थे। लेकिन हकीकत बड़ी बेरहम थी, हम उससे आगे निकल ही गए। मैंने काफ़ी बारीकी से सोचा, पर मुझे याद नहीं आया कि टास्क के दौरान सोफ़ी और मैंने ऐसा क्या खास या अनोखा कर दिया था। मुझे बस इतना याद था कि टास्क मिलने के बाद सोफ़ी के हाथ का 2 बार खाना खाने के एहसास से कमी, गिल्ट की वजह से मैंने फूड स्ट्रीट जाने से पहले उससे कह दिया था कि जो मर्जी आए ऑर्डर कर लो, पैसे मैं दूंगा। फिर जब हम फूड स्ट्रीट पहुंचे तो वो छोटी बच्ची असमंजस में पड़ गई कि क्या खाए और क्या ना खाए। मेरी हालत उससे कहीं बेहतर थी। मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि भाई, चॉइस सिर्फ बच्चे करते हैं, बड़े तो सब कुछ चाहते हैं। इसलिए मैंने सोफ़ी को लिया और हम दोनों इस नियम के साथ गली फतह करने निकल पड़े कि पेट फटने तक हर चीज़ ट्राई करनी है। हमने तय किया कि हम हर चीज़ का एक एक पीस खरीदेंगे और आपस में आधा आधा बांट लेंगे। हम सच में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से घूम रहे थे, टहलते हुए कुछ स्नैक्स खा रहे थे, और अब मैं उसके साथ सच में एक दोस्त की तरह बर्भाव कर रहा था। मैंने एक ग्रिल्ड सॉसेज खरीदा, बड़े ध्यान से स्क्यूअर से उसका एक छोटा सा टुकड़ा चखने के लिए तोड़ा। जब मुझे वो थोड़ा तीखा लगा तो मैंने बाकी का हिस्सा सोफ़ी को दे दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दोस्त, ये बहुत बढ़िया है, ये सब तुम्हारा हुआ। फिर मैंने आइसक्रीम शॉप से सबसे महंगा मिल्क शेक खरीदा और एक्स्ट्रा पैसे देकर एक खाली कप भी लिया। मैंने चखने के लिए थोड़ा सा निकाला, वो सच में बहुत स्वादिष्ट था और मज़े मज़े में मैं वो पूरा का पूरा मिल्क शेक ही गटक गया। फिर जब मैंने सोफ़ी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने फटाफट उसके लिए एक नया मिल्क शेक खरीद दिया। पर उसने कहा कि वो इसे पूरा ख़त्म नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसके कप में निकाला और बाकी का खुद पी गया। कसम से, सिर्फ मिल्क शेक ही ऐसी चीज़ थी जो मैंने ज़्यादा पी ली थी। बाकी हर चीज़ का मैंने सिर्फ एक निवाला लिया था और बाकी सब उस बच्ची को दे दिया था। मैं कसम खाता हूँ कि इस बार मैंने उसका खाना बिल्कुल नहीं चुराया था। मुख्य वजह ये थी कि मैं पहले ही 2 मिल्क शेक पी चुका था
और मेरा पेट इतना भर गया था कि मैं बच्ची का खाना छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास सोफी का इस्तेमाल करके लोगों की हमदर्दी और व्यूज बटोरने जैसा कोई घटिया इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमारी स्ट्रीम की लाइव चैट वाकई पहले से कहीं ज्यादा मजेदार हो चुकी थी। तारांकन हा 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 हा, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। ईथन अब तक का सबसे बड़ा भुक्खड़ है जिसे मैंने कभी देखा है। क्या कार्टून बंदा है यार दिस गूफ बॉल। इसे जो चीजें पसंद आई वो खुद खा गया और जो पसंद नहीं आई वो अपनी बेटी को थमा दी। हा, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी बात हो गई। जब मैं कहती हूँ कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो मेरा बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल यही बेवकूफ़ी करता है। हा। इसी हंसी मजाक और मेरी खिंचाई के बीच हमारी स्ट्रीम पर व्यूअर्स की संख्या हर सेकंड रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। यह वाकई अविश्वसनीय था। अगले ही दिन मेरी लाइव स्ट्रीम को नियमों के उल्लंघन के आरोप में बंद करने की नौबत आ गई। कोई मेरे कमेंट सेक्शन में लगातार स्पैमिंग कर रहा था और मुझ पर फेक व्यूज़ खरीदने का आरोप लगा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो गया और फेक व्यूज़ खरीदने का आरोप लगाने वाले सारे कमेंट्स अचानक गायब हो गए। तभी मुझे बगल के कमरे से कुछ शोर सुनाई दिया। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलने वाला था, मैंने दरवाजे के पास डायरेक्टर को लियम पर चिल्लाते हुए सुना। डायरेक्टर उसे डांट रहा था कि वो ये सब बकवास बंद करे, वरना न सिर्फ ये शो बल्कि उसका पूरा करियर तबाह हो जाएगा। लियम ने वादा किया कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा और डायरेक्टर के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि वो किसी बड़े और रसूखदार इंसान से बात करके उसकी इस बेवकूफ़ी के लिए उसे माफ़ करवा दें। मैं तो दंग रह गया। जो डायरेक्टर पहले लियम को पलकों पर बिठाकर रखता था, वो पलक झपकते ही उस पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा था। डायरेक्टर का ये रूप वाकई तारीफ के काबिल था। डायरेक्टर के जाने के कुछ देर बाद जब लियम बाहर आया तो वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। कल रात तो वो मुझे जान से मार देने वाली नज़रों से देख रहा था और अब अचानक वो बेहद शांत और मिलनसार बन गया था। जब हमारी नज़रें दोबारा मिली तो उसकी आंखों में पानी जैसी शांति थी, मानो उसने दुनिया के सारे मोह माया को समझ लिया हो और वहीं के वहीं संन्यास लेने के लिए तैयार हो। मुझे डायरेक्टर के पास जाकर उसे शाबाशी देने की अपनी इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ा। मैंने सोफ़ी से कहा, हमारे शो का डायरेक्टर तो बड़ा धाकड़ बैडएस निकला। सोफ़ी बुदबुदाई, तारांकन वो डायरेक्टर नहीं था, वो तो साफ तौर पर मेरी। खैर छोड़ो, अगर तुम कहते हो कि डायरेक्टर धाकड़ है तो वही सही, बस तुम खुश रहो। ये छोटी बच्ची, इसे क्या लगता है कि ये किससे बात कर रही है? कितनी बेअदब है। वहां पर पहुंचने के बाद आखिरी दिन का टास्क एक पहाड़ पर चढ़ना था जिसके रास्ते का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। सोफ़ी और मैंने ढेर सारी तस्वीरें खींची और उसकी फोटोग्राफी स्किल्स में ज़बरदस्त सुधार आया। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो बड़ी होगी और किसी रिलेशनशिप में आएगी तो वो कभी खराब तस्वीरें खींचने वाली पार्टनर नहीं बनेगी। जैसे ही हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, वो घड़ी आ गई जिसके लिए ये शो जाना जाता था, यानी इमोशनल रैपअप। शो का वो मशहूर और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जहां सबको रुलाया जाता है। चोटी पर बने होटल के गार्डन को क्रू ने बिल्कुल एक वेडिंग वेन्यू, शादी के मंडप की तरह बेहद रोमांटिक और खूबसूरत सजाया था। इस पूरे इमोशनल ड्रामे का असर बढ़ाने के लिए स्टेज के एक तरफ एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी जिस पर लोगों के लाइव कमेंट्स दिख रहे थे। दरअसल हमारे डायरेक्टर साहब पूरा मन बना चुके थे कि वो व्यूअर्स को हमारे साथ रुला कर ही मानेंगे। इसके बाद हर एक ग्रुप के साथ एक नया सरप्राइज गेस्ट जुड़ने वाला था, जो आमतौर पर कोई पेरेंट होता है या फिर उनके ना होने पर कोई दूसरा रिश्तेदार या दोस्त। मैंने इस आखिरी हिस्से के लिए एक दोस्त के तौर पर क्लोई की पर्सनल असिस्टेंट ओलिविया को इन्वाइट किया था ताकि वो मेरे और सोफ़ी के साथ जुड़ सके। भले ही क्लोई और मेरी शादी हो चुकी थी, पर सच बताऊं तो मैंने खुद क्लोई से ज़्यादा उसकी असिस्टेंट को देखा था। इसके अलावा मुझे ओलिविया से एक बहुत ज़रूरी काम भी था। मुझे उससे क्लोई के अगले कुछ दिनों का शेड्यूल चाहिए था ताकि मैं उसे अकेले में पकड़ सकूं और डिवोर्स के बारे में बात कर सकूं। वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। जब रेड कारपेट के बीचों बीच खड़े होकर हमारे ग्रुप की बारी आई वो रोने धोने वाली स्पीच देने की, तब तक ओलिविया वहाँ नहीं पहुंची थी। उसने मुझे मैसेज करके बताया था कि वो बस आसपास ही है, इसलिए सोफ़ी और मैंने पहले जाना ठीक समझा। वहाँ पर बैकग्राउंड में एक बड़ा ही इमोशनल म्यूजिक बजने लगा। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और मुझे अपनी आंखों को थोड़ा भी लाल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे थे। पर तभी लाइव चैट के व्यूअर्स, जो अभी अभी थोड़े इमोशनल हो रहे थे और रोने ही वाले थे, उन्होंने अचानक अपना सुर बदल दिया। ये सीन कितना इमोशनल है, म्यूजिक भी कितना कमाल का है, पर इस कार्टून बंदे को देखते ही मेरी हंसी क्यों छूट जाती है। तारांकन, ईथन, प्लीज अपनी हंसी रोको। हंसी रोकने वाला मीम, तुम ऐसे सीन में हंस नहीं सकते भाई, तुम तो मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगे। हा, मैं एक मददगार इंसान हूँ, चलो तुम्हारी तरफ से मैं ही हंस देता हूँ। हा। इसके बाद हुआ ये कि मैंने बड़ी मुश्किल से जो 2 बूंद आंसू बटोरे थे वो गायब हो गए। अब मुझे अपनी हंसी रोकने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। मेरे होंठ कांप रहे थे और मैंने जो लंबी चौड़ी इमोशनल स्पीच तैयार की थी उसे छोटा करते हुए मैंने कहा, तारांकन सोफ़ी, इस शो के खत्म होने के बाद क्या तुम तब भी मुझे अपना दोस्त मानोगी? तुम चाहो या न चाहो, मैंने तो तय कर लिया है कि तुम मेरी दोस्त हो। वैसे तुमने उस फूड स्ट्रीट पर मुझसे एक वादा किया था कि तुम मुझे सबसे महंगा खाना खिलाओगी। तुम वो वादा कब पूरा कर रही हो? मुझे कोई पक्का टाइम बताओ, अगले हफ्ते या अगले महीने? मेरा ये मजाक देखकर सोफ़ी का चेहरा एकदम अजीब बन गया, मानो वो कह रही हो कि तुमने पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, पर भाई इसमें मेरी क्या गलती थी? वो तो लाइव चैट वाले ट्रोलर्स थे जो ऐसी बकवास बातें लिख रहे थे। अगर मैं इस ड्रामे को जल्दी खत्म नहीं करता तो हंसी रोकने के चक्कर में मुझे कोई अंदरूनी चोट ही लग जाती। तभी सोफ़ी ने एक गहरी सांस ली और उसका वो नन्हा सा खूबसूरत चेहरा एकदम सीरियस हो गया। क्या तुम मेरी मम्मा से डिवोर्स नहीं ले सकते? उसकी इस एक लाइन ने मुझे वहीं के वहीं सुन्न कर दिया। अब लाइव चैट में चाहे जो भी तूफान मच रहा हो, मेरी हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी बातों ने मेरे दिल को थोड़ा झकझोर दिया था। वो आगे बोली, तारांकन, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा बनकर रहो। मुझे तुम्हारा मेरा पापा बनना बहुत पसंद है, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम मेरी वजह से मम्मा से डिवोर्स ले रहे हो तो मैं खुद को बदल दूंगी। मैं अब कभी तुम्हें चिड़चिड़ा नहीं कहूंगी और ना ही तुम पर अपना गुस्सा निकालूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैंने उसे समझाया, तारांकन नहीं सोफ़ी, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो,
दुनिया की सबसे बेस्ट बच्ची। कोई भी दूसरा इंसान तुम्हारा पापा बनकर खुद को बहुत खुशनसीब समझेगा और उसे तुम पर बहुत गर्व होगा। वह रोते हुए बोली, तो क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं आगे चलकर तुम्हारे और मम्मा के होने वाले बच्चे को परेशान करूंगी? मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैं मम्मा की सगी बेटी नहीं हूँ। तुम उनके इकलौते बॉयफ्रेंड हो और उन्होंने सिर्फ तुमसे ही सगाई और शादी की है। उनका पहले से कोई बच्चा नहीं है। मेरी सगी माँ तो उनकी बहन थी, वो मेरी मौसी हैं। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया क्योंकि वो नॉवल बहुत लंबा था और जब मेरा दिमाग ठिकाने आया तो मैं कहानी की कुछ बारीक बातें भूल गया था। अगर सोफी ने ये बात ना उठाई होती तो मुझे याद ही नहीं आता कि वो असल में क्लोई की बहन की बेटी थी, जिनकी कई साल पहले एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। चूंकि क्लोई की बहन अनमैरिड मदर बिना शादी के माँ थी और पिता का कुछ अता पता नहीं था, इसलिए क्लोई ने सोफी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उसे गोद ले लिया था। पर इस सच से भी ये हकीकत नहीं बदलने वाली थी कि मैं क्लोई के साथ नहीं रह सकता था। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी और मैं जबरदस्ती का रिश्ता नहीं खींच सकता था। इससे वो भी सिर्फ दुखी ही रहती। सोफी ने आगे कहा, तारांकन, अगर आपका कोई बेबी होगा तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं उसे संभालने में आपकी मदद भी करूंगी और उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। मैंने कहा, देखो सोफी, डिवोर्स का फैसला तुम्हारी मम्मा और मेरे बीच का है। ये हम दोनों की बात है और इसका किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। पर तुम फिक्र मत करो, भले ही हमारा डिवोर्स हो जाए, मैं तुमसे मिलने अक्सर आता रहूंगा और हम खूब मजे करेंगे। मैंने कहा था ना, हम जिंदगी भर के लिए दोस्त हैं। सोफी का चेहरा एकदम उतर गया और उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा और बोली, तारांकन ठीक है, मैं ही मतलबी बन रही थी। मेरी मम्मा अपने पतियों के साथ बहुत रूखा बर्ताव करती हैं और वो हमारे साथ कभी वक्त भी नहीं बिताती। वो तो एक मशीन जैसी हैं जिन्हें सिर्फ काम करना आता है। अगर तुम डिवोर्स चाहते हो तो ले लो, पर हाँ, आगे चलकर अगर तुम्हें कोई पसंद ना आए तो तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ ने बाकी सारे शोर को दबा दिया। वो एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ थी। भाई साहब, मैं अपनी आंखों के सामने रियल लाइफ की एक अल्फा सीईओ की हेलीकॉप्टर से एंट्री होते देख रहा था। लाइव चैट वाले चिल्लाने लगे, कैमरामैन प्लीज उनके चेहरे का क्लोजअप लो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये कौन सा धाकड़ सीईओ है। तभी हेलीकॉप्टर से दो औरतें बाहर निकलीं, क्लोई और ओलिविया। क्लोई जो सबसे आगे चल रही थी, वो ऐसी लग रही थी मानो सीधे ऑफिस से ही काम छोड़कर आ रही हो। उसने बर्फ जैसी सफ़ेद सिल्क की शर्ट और एक टेलर्ड सूट पहन रखा था जो उसकी कमर पर एकदम फिट बैठ रहा था। वो लंबी थी, पतली थी और उसके आसपास एक कमाल का रुतबा और साफ महसूस हो रहा था। उसके आते ही लाइव चैट का सर्वर जैसे ब्लास्ट हो गया। कितनी गजब की औरत है यार, धत्त तेरे की, ये कितनी कूल है, ये बहुत कूल है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये सच है भाई, जब कोई औरत इतनी कूल होती है तो मर्द उसके सामने टिक ही नहीं सकते। मुझे इस औरत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब यहाँ देखो, सोफी और मैं अभी भी एकदम सन्न खड़े हुए थे। क्लोई हमेशा इतनी ज्यादा बिजी रहती थी कि उसके पास एक पल का भी वक्त नहीं होता था। भला वो किसी वैरायटी शो में क्यों आएगी? अगर उस हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट इतनी तेज और कान फाड़ने वाली न होती तो हम दोनों में से किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वैसे सोफी मुझसे कहीं ज्यादा शांत थी। वो सबसे पहले दौड़कर क्लोई की तरफ गई। मम्मा, लाइव चैट वाले तो पूरी तरह पागल हो चुके थे। तारांकन, अरे ये तो सोफी की मम्मा है। आह, ये तो एकदम पागलपन है। ईथन, तुम बहुत बड़े गधे हो। क्या तुम सच में इससे डिवोर्स लेने वाले हो? अगर तुम ले रहे हो तो प्लीज इसे मेरे लिए छोड़ दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी। इसके बाद हुआ ये कि इससे पहले कि सोफी अपनी बात पूरी कर पाती, क्लोई उसके पास से सीधे आगे निकल गई। तब हम दोनों ने ध्यान दिया कि क्लोई के हाथ में जो फोन था उसकी स्क्रीन पर हमारा ही लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। इसका मतलब साफ था कि उसने सब कुछ देख लिया था। मेरा डिवोर्स के बारे में बात करना, सोफी का उस पर राजी होना और फिर मुझे उसकी मम्मा से चुराकर खुद शादी करने का प्रॉमिस करना। सोफी और मैंने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा, मानो हम मन ही मन एक दूसरे की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जला रहे हों। वैसे क्लोई के बारे में सब जानते थे कि वो सिर्फ बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़ती है, एंटरटेनमेंट शोज कभी नहीं देखती। सोफी फिर से दौड़कर क्लोई के सामने आई और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और पक्का इरादा दिख रहा था। मम्मा, तुम ईथन के साथ बिल्कुल भी रूड बर्ताव नहीं करोगी। मैं भी भागकर वहां गया और मैंने सोफी को अपने पीछे छुपा लिया। तारांकन, डिवोर्स मैं चाहता हूँ, इसमें सोफी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे बीच की बात है। क्लोई ने ठंडे लहजे में मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? मैं एकदम अवाक रह गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे सच में नहीं पता था कि वो मुझसे शादी करने के लिए राजी क्यों हुई थी। मुझे बस इतना याद था कि मैंने बहुत लंबे समय तक उसका पीछा किया था। रोज उससे मिलने के बहाने ढूंढता था, उसके लिए खाना लाता था और मेरे पास जो भी अच्छी चीज़ होती उसका एक हिस्सा उसे भेज देता था। त्योहारों पर मैं उसे गिफ्ट्स भेजता था, भले ही उसने कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। और अभी 1 महीने पहले मैंने शराब के नशे में उसकी कार रोकी, उसके अंदर घुस गया और उसे प्रपोज कर दिया। मुझे धुंधला सा याद है कि मैं किसी बेवकूफ़ की तरह फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मर जाऊंगा, और मैंने रो रोकर उसकी शर्ट का कॉलर गीला कर दिया था। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो हमारी कानूनी तौर पर शादी हो चुकी थी और उसी दिन हमने एक सिंपल सी वेडिंग रिसेप्शन भी रख ली थी। इसके तुरंत बाद वो बिजनेस ट्रिप पर चली गई और अब जाकर सीधे यहीं लौटी थी। मैं एकदम अनजान बनते हुए बोला, तारांकन, हाँ, तुम तो हमेशा मेरे साथ इतनी कोल्ड रही हो, फिर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान कैसे गई? उसने कहा, मैं इसलिए मानी क्योंकि वो तुम थे। मैंने पूछा, क्यों? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। क्लोई एक कदम और आगे बढ़ी और उसकी हल्की सी ऑर्किड जैसी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई। वो बोली, तारांकन, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरी मर्जी के बिना मेरा iMessage नंबर ले सकते थे? क्या तुम मेरी कंपनी में आकर मुझे खाना और गिफ्ट्स दे सकते थे?
क्या तुम मेरी कार रोककर अंदर आ सकते थे और तुम्हें ये मौका मिल सकता था कि तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ये पहली बार था जब उसने मुझसे इतनी सारी बातें की थीं। लाइव चैट वाले फिर से मजे लेने लगे। तारांकन, ओ भाई, ये तो इस अल्फा लेडी का बहुत लंबा गेम प्लान था। मैं तो इस जोड़ी की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। पर क्या इसके पास मुंह नहीं है? अगर ये हमारे इस बुद्धू ईथन को पसंद करती है तो इसने पहले सीधे सीधे बोल क्यों नहीं दिया? कितनी अफसोस की बात है। पर वो इतनी खूबसूरत, कूल और अमीर है, तो भला उसे मुंह खोलने की क्या जरूरत है? क्लोई एक कदम और आगे बढ़ी और वो लगभग मेरी छाती से सट गई। मैं घबराकर पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। तो इसका मतलब, अगर उसकी बातें सच थीं तो वो वाकई मुझे पसंद करती थी और इसीलिए उसने मुझे अपने पीछे भागने दिया और आखिरकार मुझसे शादी की। तो फिर उस कहानी के मेल लीड लियम कार्टर का क्या चक्कर था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सिर्फ लियम और उसके बीच शक के चक्कर में खुद विलेन बनकर अपनी ही शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर ली थी? इसके अलावा ये भी तो एक सच था कि वो हमेशा मेरे साथ रूखी रही थी और उसकी कार में लियम की तस्वीरें और उसे गले लगाने वाली फोटो ये साबित करती थी कि वो उतनी भी मासूम नहीं थी जितना कि दावा कर रही थी। मैंने खुद को फिर से शांत किया। तारांकन, जो भी हो, मुझे डिवोर्स चाहिए। बस ये मान लो कि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता और हम शांति से अलग हो सकते हैं। मैंने आगे की पूरी प्लानिंग कर ली है। अब से मैं सिर्फ कड़ी मेहनत करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। किसे चाहिए ये शादी, बीवी या बेटी? ये सब तो बस मेरे पैसे कमाने की रफ्तार को धीमा करेंगे। क्लोई ने मुझे बड़े गौर से देखा और उसकी आंखों में दर्द की एक हल्की सी झलक दिखी। पर वो हमेशा से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में माहिर थी, इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तारांकन, अगर तुम डिवोर्स चाहते हो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ, पर इसे फाइनल करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा, हाँ बताओ। वो बोली, मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छी पार्टनर नहीं बन पाई और इसीलिए तुम निराश हो और मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। मैं बस तुमसे 1 साल का वक्त मांग रही हूँ। मैं एक नई और बेहतर वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूंगी। शादी के बाद से पिछले 1 महीने से मैं बिना रुके लगातार काम सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं अपना पूरा शेड्यूल खाली कर सकूं और तुम्हारे साथ एक अच्छा हनीमून बिता सकूं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। 1 साल कभी नहीं, उसने कहा। तो फिर आधा साल? मैंने कहा, नहीं। वो बोली, तारांकन ठीक है, सिर्फ 1 महीना। मुझे बस 1 महीना दे दो। अगर उसके बाद भी तुम जाने की जिद पर अड़े रहे तो मैं मान जाऊंगी। मुझे तो 1 महीना भी बहुत लंबा लग रहा था। तभी क्लोई ने पासा पलटा, मुझे 1 महीना दो और जब हमारा डिवोर्स होगा तो मैं तुम्हें $100 मिलियन दूंगा। वहां पर देखो। इस सच्चाई का पता चलने से पहले खुद को सच्चा साबित करने के लिए कि मैं उसके पैसों के पीछे नहीं हूं, मैंने गिड़गिड़ाकर एक वकील से प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट, शादी से पहले का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था, जिसमें साफ लिखा था कि अगर हमारा डिवोर्स होता है तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अब कहानी पूरी बदलने वाली थी। तो बात ये थी कि मैंने डिवोर्स के बाद उससे एक भी पैसा मिलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब वो मुझे सीधे $100 मिलियन ऑफर कर रही थी और ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। भाई, सिर्फ 1 महीने के लिए $100 मिलियन, ये तो बहुत ही फायदे का सौदा लग रहा था। अब भला कहानी की स्क्रिप्ट, प्लॉट की किसे परवाह थी? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मेरे कुछ सेकंड्स हिचकिचाते ही क्लोई फिर से बोली, तारांकन, $1 बिलियन और साथ में कंपनी में मेरे सारे पर्सनल शेयर, ये सब तुम्हारे हुए। मेरा बाकी पैसा कंपनी के प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, इसलिए इस वक्त मैं कैश में ज्यादा से ज्यादा $1 बिलियन ही दे सकती हूँ। इसके बारे में सोचो। सिर्फ 1 महीना। मेरा तो मन किया कि उसी वक्त वकील को फोन करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूं और फिर मैं बिना किसी शर्म के इस बात पर राजी हो गया, क्योंकि भाई वो सच में बहुत बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रही थी। क्या कोई भी इंसान इतने पैसों को मना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि मैं एक मामूली सा प्रिटी बॉय हूँ जो क्लोई एंडरसन के टुकड़ों पर पल रहा है। इसके बाद हुआ ये कि जैसे ही हम घर पहुंचे, क्लोई ने तुरंत मेरे अकाउंट में $1 बिलियन ट्रांसफर कर दिए। उसने कंपनी के शेयर्स भी मेरे नाम करने की कोशिश की, पर मुझे ये सब बहुत झंझट का काम लगा, इसलिए मैंने पेपर्स पर साइन ही नहीं किए। 1 महीने बाद क्लोई की कंपनी के कई प्रोजेक्ट से तगड़ा मुनाफा हुआ और उसने मेरे अकाउंट में $1 बिलियन और भेज दिए। महीना दर महीना क्लोई बस मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती रही और इस तरह हमारा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं। फिर एक दिन मैंने लियम की वो तस्वीरें उसके सामने फेंक दी। क्लोई ये देखकर जरा भी नहीं घबराई और शांत रहकर बोली, तारांकन, और तुम रोज सोफी के सामने खुद को फोटोशॉप का एक्सपर्ट बताते हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं दिख रहा कि ये तस्वीरें नकली हैं? जब मैंने उन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल सच कह रही थी। और उस पेरेंटिंग शो के खत्म होने के बाद कंपनी ने लियम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, जिसके बाद क्लोई से उसका कोई नाता नहीं रहा। असल में लियम इस कहानी का मेन लीड बनने वाला था, लेकिन चूंकि मैंने विलेन बनकर स्क्रिप्ट को फॉलो करने के बजाय अलग रास्ते चुने तो उस बेचारे मेन लीड का भी दिमाग घूम गया। वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया और मुझसे दुश्मनी मोल लेने के चक्कर में मुझ पर नकली फॉलोअर्स खरीदने का झूठा आरोप लगा बैठा। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुद क्लोई उसका पर्दाफाश कर देगी और आखिरकार वो मुझसे जीत नहीं पाया। वहां पर देखो, अगले साल गलती से क्लोई प्रेग्नेंट हो गई। वैसे तो मैंने अभी 1-2 साल और रुकने का प्लान बनाया था और मुझे पूरा शक है कि ये सब क्लोई की ही कोई सोची समझी प्लानिंग थी, पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। खैर, प्रेग्नेंट होने के बाद उसने मुझे गिफ्ट में एक आलीशान लग्जरी यॉट खरीद कर दी, तो मैंने भी बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। वैसे भी किसी ने लाखों व्यूअर्स के सामने प्रॉमिस किया था कि वो बच्चे को संभालने में मदद करेगी, इसलिए मैं अपनी इस अल्फा CEO बीवी का चमचा बनकर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आया। मैंने कंपनी संभालने में क्लोई की मदद करना शुरू कर दिया। उसके लिए फिर से दिन में 3 वक्त का खाना बनाने लगा और 24 घंटे उसका ख्याल रखने लगा। और क्लोई ने भी अपने वादे के मुताबिक मुझसे और ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। मैं इस लाइफ से इतना खुश था कि मैं डिवोर्स की बात पूरी तरह भूल ही गया। इसके अगले साल हमारे घर एक नन्ही परी आई जिसका नाम हमने लिली रखा। अब जब भी सोफी की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो हमारे घर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। सोफी,
तुम्हारी बहन भूखी है, जाओ उसके लिए दूध की बोतल बनाओ। सोफी, तुम्हारी बहन रो रही है, जाओ उसे चुप कराओ। सोफी, तुम्हारी बहन ने पॉटी कर दी है, जाओ उसका डायपर बदलो। और फिर सोफी चिढ़कर मन ही मन बड़बड़ाती हुई जाती, क्या उसने अभी अभी पॉटी नहीं की थी? फिर वो आकर कहती, तारांकन पापा, इस बार लिली की पॉटी थोड़ी डार्क है, क्या उसे डिहाइड्रेशन हो गया है? क्या हमें उसके दूध में थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने चाहिए? अपनी छोटी बहन के आने के बाद वो छोटी राजकुमारी, जो कभी इतनी घमंडी और रूड हुआ करती थी, अब बच्ची को संभालने में एकदम एक्सपर्ट बन चुकी थी। ओहो, और हाँ, उसमें एक और बहुत बड़ा बदलाव आया था। वो लड़की जो कभी अपनी माँ की तरह एकदम शांत और बेरुखी से बात करती थी, अब एक नंबर की बातूनी चैटरबॉक्स बन चुकी थी।